नमस्कार, मैं सुप्रिया कुरैशी। आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज़। सर्वप्रथम आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाइयाँ। आज हमारे साथ नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के शेख कलील जी हैं और हम इनसे बात करते हैं। अभी ताज़ा जो आयशा सिद्दीकी के उन्होंने आत्महत्या कर ली है, तो हम उस आत्महत्या के बारे में और महिला दिवस की पूर्व एक दिन पहले ही हुए एक रेप कांड के बारे में हम खलील जी से जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो खलील जी बताएंगे आप इस बारे में कुछ? भाई, इससे सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो आपने पूछी कि आयशा आरिफ खान जिसने आत्महत्या करी है, खैर वो एक नादान बच्ची थी, उसको आत्महत्या नहीं करना था, उसे अपने हक की लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि इस्लाम के अंदर आत्महत्या नाजायज़ है। इस्लाम के किसी भी धर्म में आत्महत्या सही नहीं है, क्योंकि एक उस नामाकुल लड़के के चक्कर में आत्महत्या करी, लेकिन उससे हम देखें कि उसके माँ बाप के दिल में क्या गुजरी होगी। वो वीडियो देख के ज़्यादातर इंडिया के लोग रोए हैं, तो उसको ऐसा नहीं करना था। उसकी वजह कारण ये है कि जिन लोगों को अल्लाह ने काफ़ी माल दिया है, वो अपनी बच्चियों को काफ़ी दौलत दहेज में दे देते हैं, लेकिन वो इस दहेज देने के पीछे के बिगाड़ को नहीं समझ पाते। पीछे का जो बिगाड़ है, जिन बच्चियों के माँ बाप के पास पैसा नहीं है, अब वो लोग दहेज नहीं दे पाते हैं, तो जिसकी बिना पर वो बच्चियाँ घरों में कंवारियाँ रहती हैं। ये तो एक आयशा सिद्दीकी का मामला है जो उजागर हो गया। ऐसे बहुत से दहेज के केस हैं जो समाज में सामने नहीं आ पाती। इसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे? इसके बारे में तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाकी बहुत सारी परेशानी मैं उसी में ये बता रहा था कि अब जो बच्चियां दहेज नहीं दे पाती है, तो उनके जो समाज के लोग हैं या मोहल्ले के लोग हैं, 5 लोग मिलकर उनका निकाह करा तो देते हैं, लेकिन जब निकाह होने के बाद जब वो ससुराल जाती है, तो उनके ससुराल वाले दहेज को लेकर बच्चियों को इतनी टॉर्चर करते हैं कि वो मजबूर हो जाती है आत्महत्या करने के लिए। निकाह एक कोर्ट मैरिज नहीं है जी। निकाह एक मौलवियों के सामने पढ़ाया जाता है, पर्सनल बोर्ड है हमारा, मौलवियों के सामने पढ़ाया जाता है। इसमें एक वकील और 2 गवाह भी होते हैं। जी। तो लेकिन जब तलाक की बात आती है तो कोर्ट के लिए बोल दिया जाता है कि कोर्ट में तलाक लेंगे, ये लेंगे, तो उस समय वो वकील और वो 2 गवाह और वो मौलवी कहाँ चले जाते हैं? नहीं, वो देखो, वो हमारी गलती है कि जिस वक्त निकाह होने के बाद जब झगड़ा होता है ना, तो हम बजाय उन समाज के उन लोगों को बुलाने के बजाय जो उस वक्त शादी में मौजूद थे, या महल्ले के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको बिठाने के बजाय हम सीधे कोर्ट का और थाने का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जबकि वो हमारी गलती है। हमें सबसे पहले समाज के लोगों को बिठाना चाहिए, कोई भी परेशानी हो तो, ताकि समाज के लोग उस मसले को हल कर सकें। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। और हमारी सरकार ने ऐसा कानून भी बना दिया कि दहेज लेना दहेज देना दोनों ही अपराध हैं। उसके बाद भी दहेज बढ़ता जा रहा है, बच्चियां आत्महत्या करती जा रही हैं। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? हम देखें तो हमारे यहाँ शरीयत के अनुसार निकाह होते हैं, तो उसमें तो इतना दहेज का होना ही नहीं चाहिए। सरकार ने जो कानून बनाए हैं ना, वो सिर्फ कागज़ों में है, अमली तौर पर आपको कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आएगा। जबकि हमारा मानना तो ये है कि जब बच्ची जिस वक्त पैदा होती है, तो उस वक्त उस बच्ची के लिए सबसे पहले तो उसके लिए इंश्योरेंस करवा दिया जाए, ताकि बालिग होने के बाद उसको उसका पैसा मिल जाए। दूसरा, उस बच्ची को उसके लिए एजुकेशन फ्री करी जाए उस बच्ची के लिए, ताकि वो बच्ची सक्षम बने। अगर कल को ऐसा बिगाड़ होता भी है, तो बच्ची बजाय आत्महत्या करने की बजाय खुद कमा के खाने के लिए खुद एक सक्षम हो जाएगी ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आत्महत्या की, तो वो कोई बच्ची सोचेगी भी नहीं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि खुद सक्षम हो जाएगी, तो आयशा तो सक्षम थी और वो पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन फिर भी उसने आत्महत्या की ना। जी। क्यों औरत को इतना मजबूर क्यों कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले? आप उस आयशा का मसला देखें कि कोर्ट में चल रहा था उसका मसला, मैं लेकिन उसको बिल्कुल इंसाफ नहीं मिला। मैंने भी ये आपसे कहा ना कि सरकार की जो भी प्रोसेस है, वो सब सिर्फ कागजों में है, प्रैक्टिकल कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे कानून में भी अभी लचीलापन है? लचीलापन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कानून बिल्कुल ही बेपरवाह है। अगर हम देखें तो आज महिला दिवस के दिन कोटा में गैंग रेप होता है।
है, और उससे पहले अलवर में गैंग रेप हो गया, और इससे भी 4 महीने पहले एक दौसा जिले में गैंग रेप हुआ था एक गूंगी मेरी बच्ची के साथ। गैंगरेप तो सुनो, हम डेली पढ़ते हैं अखबार में। सुनो, वो बिल्कुल सही है। अब लेकिन कानून कितना लाचार है। आपके हिसाब से इसकी क्या सजा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इसकी बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल। इस्लाम जो कहता है उसको एक बार आप इस कानून को लागू करके तो देखो, फांसी के कानून को, अगर नहीं अपराध खत्म हो जाता है तो आप भी यही कहना चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था बहुत लचर है, जिसके रहते ऐसे कांड हो जाते हैं? बिल्कुल लचर है, इसके रहते ऐसे कांड हो जाते हैं। मैं तो यहाँ तक कि कहूँगा कि अगर सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभलती है तो गहलोत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, बात गहलोत सरकार की नहीं है, बात हम अब पूरे देश की देखें। हम जी, हर जगह जहाँ गहलोत सरकार नहीं है वहाँ क्या गैंगरेप नहीं हो रहे, वहाँ क्या दहेज के लिए आत्महत्याएं नहीं हो रही, सब जगह वहाँ दहेज के लिए लड़कियों को जलाया नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल सब जगह ही हो रहा है, तो पूरे भारत में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, और मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि अगर राज्य सरकार भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों ही के लिए मैं तो इस्तीफे की मांग करता हूँ, अगर नहीं संभल रहे तो आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि रानी लक्ष्मीबाई से लेकर फूलन देवी तक खूब अत्याचार हुए, लेकिन ये अत्याचार से घबराई नहीं, अपने आप को इन लोगों ने दर्शाया। महिलाओं से अनुरोध है मेरा, आत्मनिर्भर बने, आत्महत्या ना करें। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं ना डरी हैं, ना डरेंगी, ना झुकी हैं, ना झुकेंगी, और महिलाएं निरंतर आगे बढ़ेंगी। तो अपने आत्मविश्वास को कायम रखिए और सिर उठाकर चलिए।